हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं आरजे ज़ीशान हैदर यूट्यूब चैनल। आज की ये जो वीडियो है ये हम एक रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त कंडीशन बन चुकी है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, तो उसमें एक वॉर की एक सूरत हाल जो है, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा, इंडिया का ही एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, जिन्होंने पहलगाम अटैक के ऊपर एक वीडियो बनाई है। एज अ पाकिस्तानी हम उसको देखते हैं और हम उसमें बताते हैं कि हम इस चीज़ को लेके क्या फील करते हैं। जैसे आप लोग जो इंडियंस हैं अपने इंडियन मीडिया को फॉलो करते हो बहुत ज़्यादा, हम पाकिस्तानी मीडिया को भी देखते हैं, इंडियन मीडिया को भी और इंटरनेशनल मीडिया को भी, और हम सबको देख के कैलकुलेटिव राय निकालते हैं, ना कि हम अपने ही मीडिया के पीछे भागते रहें जो कि जंगी जुनून में मुब्तला है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फरहान अनवर और मेरे साथ साइमन चौधरी। हम मिलके अब इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप भी हमारे साथ देखिए और उसके बाद हमारी जो राय है, हम बिल्कुल गैर जानिबदार होकर, ये नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तान की साइड लेंगे, इंडिया के अगेंस्ट है तो इंडिया के खिलाफ हम बोलेंगे, नहीं। हम एक गैर जानिबदार होकर, बीइंग अ ह्यूमन पर्सन, हम इस चीज को देखेंगे और इसके ऊपर अपनी राय देंगे। आइए मिलके करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम की बैसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस टूरिस्ट स्पॉट पर एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ जिसे देखकर पूरे देश की रूह कांप गई है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 17 लोग इंजर्ड हैं और मृतकों में से सभी 26 लोग मेल्स थे। इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन पर केवल पैदल या खच्चर पर बैठ के पहुंचा जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जबकि लोकल्स खच्चरों की मदद से इंजर्ड लोगों को वहां से वापस लाए। कम से कम 12 टूरिस्ट को पहलगाम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने कहा है कि अब ये 12 लोग स्टेबल कंडीशन में हैं। इस आतंकी हमले में लोगों को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट किया गया। एक विक्टिम मुस्लिम थे, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम के ही लोकल थे, वहां खच्चर चलाने का काम करते थे। इनके अलावा एक क्रिश्चियन थे और बाकी 24 लोग जो मारे गए वो सब हिंदू थे, जो अलग अलग जगह से आए हुए टूरिस्ट थे। जैसे कि जयपुर के 32 साल के नीरज उदवानी, जो यूएई में काम करते थे। ये छुट्टियों के लिए घर आए हुए थे, अपनी पत्नी के साथ पहले शिमला में एक शादी अटेंड की और फिर बाद में कश्मीर घूमने गए थे। ऐसे ही एक विक्टिम नेपाल से थे, सुदीप न्यूपणे। इसके अलावा आईएएफ, आईबी और नेवी के ऑफिसर्स। अरुणाचल से आए हुए इंडियन एयरफोर्स कॉर्पोरल तागे हेलियांग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन, जो एलटीसी लेकर बिहार से यहां घूमने आए थे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, केवल 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आए थे, एक ऐसा हनीमून जिसके बाद इनकी पत्नी वापस विधवा होकर लौटी। एक वीडियो में इन्हें कहते हुए सुना गया कि अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी कि तभी एक आदमी आया, उसने कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है, और ये कहते ही उसने तुरंत गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कुछ ऐसा ही कहा पुणे की एचआर प्रोफेशनल असावरी ने। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दूर से आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए पास के एक टेंट में चला आया, लेकिन आतंकी वहां भी आ गए। उनके फादर को इस्लामिक वर्ड्स रिसाइट करने के लिए कहा और जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें सीधा गोली मार दी। मदद के लिए वहां कोई नहीं था, ना पुलिस ना आर्मी। जो लोग उन्हें वहां खच्चर पर लेकर आए थे, उन्होंने असावरी, उनकी माँ और एक फीमेल रिलेटिव को रिटर्न जर्नी में मदद की। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। बाद में करीब 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के एक शैडो ग्रुप टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। टीआरएफ का फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट। 2 साल पहले जब टीआरएफ ने कश्मीर के पत्रकारों को धमकियां दी थी, तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे यूएपीए के अंतर्गत एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था। इस टेरर ग्रुप के मेंबर शेख सज्जाद गुल को भी यूएपीए के 4थे शेड्यूल के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया गया था। एक इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक यह सस्पेक्ट किया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी इसके साजिशकर्ताओं में से एक है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इनिशियल प्रोब के अनुसार 4 से 6 आतंकी थे जिन्होंने यह हमला किया। आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स के आधार पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अटैक करने वाले 3 पाकिस्तानियों के स्केच भी रिलीज कर दिए हैं। एक सरकारी सोर्स ने द हिंदू को बताया कि हमलावरों में से 2 ऐसे कश्मीरी युवाओं के होने का शक है जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। अनंतनाग का आदिल गुरी और पुलवामा का एहसान। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तानी आतंकियों के साथ इन्फिल्ट्रेशन की।
अटैक और इनके मूवमेंट के बारे में कुछ इनपुट्स मौजूद थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि पहले से इनपुट्स थे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आतंकियों ने कुछ होटलों का पूर्व परीक्षण किया था, इसलिए कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गया। इससे दोस्तों पुलवामा हमले की याद आती है। जून 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया था कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। बाद में फ्रंटलाइन की एक इन्वेस्टिगेशन ने भी यह रिवील किया था कि 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। ये बता रहे थे कि कोई किसास हमला हो सकता है, यानी बदला लेने के लिए स्ट्राइक हो सकती है। पुलवामा हमले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुदासिर अहमद खान को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पाया गया। उससे रिलेटेड भी 2 इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले से ही मौजूद थे। 24 जनवरी 2019 के इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया था कि कुछ आतंकियों ने मुदासिर अहमद खान को रिपोर्ट किया आने वाले दिनों में एक फिदायीन हमला करने के लिए। यह ग्रुप शाहिद बाबा ग्रुप के साथ कांटेक्ट में है। यह वही ग्रुप था जिसका मेंबर था पुलवामा हमले का बॉम्बर आदिल अहमद दार। 25 जनवरी के दिन का जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसमें मुदासिर अहमद खान की लोकेशन की जानकारी थी। बोल्ड लेटर्स में यह बताया गया था कि 4 फॉरेन मर्सनरीज के साथ मुदासिर खान को स्पॉट किया गया है मिदूरा और लाम त्राल विलेजेस में। इस इनपुट में भी कहा गया था कि एक अटैक की प्लानिंग चल रही है जो अवंतीपोरा या पंपोर में किया जा सकता है। ये इलाके पुलवामा से केवल 16-17 किलोमीटर दूर है। इमेजिन करो दोस्तों, पुलवामा हमले से पहले भी मुदासिर एक नॉन आतंकवादी था जो 2017 में सीआरपीएफ कैंप पर हुए अटैक के कनेक्शन में वांटेड था। 12 फरवरी के एक इनपुट को तो मार्क किया गया था टॉप सीक्रेट, मैटर मोस्ट अर्जेंट। इसमें एक ट्विटर हैंडल शाह GET 313 के बारे में जानकारी थी कि इसे पाकिस्तान के जैश मोहम्मद हैंडलर्स चला रहे हैं। इसने हिंट दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के रूट पर IED ब्लास्ट कैरी आउट किया जा सकता है। साथ में एक वीडियो भी था जिसमें IED ब्लास्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। 13 फरवरी के इंटेलिजेंस इनपुट में भी ऐसी ही एक फाइनल वार्निंग थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों 2500 से ज्यादा जवानों को एयरलिफ्ट नहीं करवाया गया। इकट्ठे ही एक ही कॉन्वॉय में भेज दिया गया और सीआरपीएफ के फॉर्मर IG ने बाद में इसे लेकर एतराज भी जताया था। 2547 को भेजना और 78 व्हीकल्स एक कॉन्वॉय में लगाना, वो मुझे लगता है टेक्निकली ठीक नहीं। सोचकर देखो दोस्तों, इतने डिटेल्ड इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद भी पुलवामा हमला हो गया। कैसे हुआ? सवाल ये उठता है। मुझे तो पता नहीं, क्या आपको पता है? अगर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो किससे पूछना चाहिए कि चूक कहां हुई? मुझे जवाब दीजिए। ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं। घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं। आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? कोई भी समझदार इंसान, कोई भी समझदार बच्चा तक ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है। तो सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। तो सवाल यह उठता है कि आतंकी हमले रुके क्यों नहीं उसके बाद? सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करें हम तो देखो, नवंबर 2016 में हुआ नागरोटा आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 संजूवन मिलिट्री स्टेशन अटैक, फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, मार्च 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 अवंतीपोरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक, 2023 पूंछ राजौरी अटैक, 2024 रियासी अटैक और अब 2025 पहलगाम अटैक। एक के बाद एक आतंकी हमले हुए जा रहे हैं और देश की मीडिया में हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल करने की। यह सिर्फ 2014 से पहले होता था कि मीडिया द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाते थे। फिल्में भी आप देखोगे, अ वेंसडे जैसी फिल्में बनाई जाती थी जिनमें सरकार से आतंकवाद पर सवाल पूछे जाते थे। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में,
कहीं भी। उस जमाने में जनता मिलकर प्रोटेस्ट करती थी और नेता अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा भी दे देते थे। जैसे कि मुंबई के 26/11 अटैक के बाद होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने पब्लिक डिमांड के चलते हुए इस्तीफा दिया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी इस्तीफा दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तीफा देकर उन्होंने कोई महान काम कर दिया। बात यह है कि किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में ये एक बेसिक बात है और अब उस बेसिक कॉमन सेंस को हमारा देश खो चुका है। अब इस नए भारत में अर्नब गोस्वामी जैसे नमूने को देखिए। अर्नब गोस्वामी इस पहलगाम अटैक के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेवार ठहरा रहा है। There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 was abrogation was valid or not. It was a waste of time because, with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. ये वही नमूना है जिसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी और जिसने पुलवामा हमले के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। पुलवामा अटैक के बाद सबसे पहले कवरेज कर लेने का ये जश्न मना रहा था। गोदी मीडिया एंकरों से इतनी सिंपल बात नहीं पूछी जा रही कि जिस जगह इतने सारे टूरिस्ट जमा थे वहां प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। आज तक चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट ने यह कहने की कोशिश की तो उनकी बात को बीच में ही काट दिया गया। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है। ये सवाल एक बच्चा तक पूछ रहा है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। दोस्तों, अब 10 दिन पहले की ये रिपोर्ट देखिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि आर्मी में ऑफिसर्स का करंट नंबर है 42,095, जबकि ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ है 50,538। देश में करीब 8,400 आर्मी ऑफिसर्स की कमी है और 92,400 सोल्जर्स की। कुल मिलाकर आर्मी में 1 लाख से ज्यादा आर्मी पर्सनल की शॉर्टेज है। इस शॉर्टेज की वजह से सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है पहले से ज्यादा रेट पर। सवाल ये उठता है कि ये शॉर्टेज क्यों है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप इस अगस्त 2022 की द टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट देखिए। यहां लिखा है कि कोविड के 2 सालों में आर्मी की कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, इसलिए आर्मी में 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स की कमी है। और अब इस रिपोर्ट की हेडलाइन देखिए, अगले 3 साल में आर्मी स्ट्रेंथ को 2 लाख से कट करने का प्लान। क्या सेंस बना इस बात का? एक मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने कहा कि आर्मी अपनी ट्रूप स्ट्रेंथ का रैशनलाइजेशन कर रही है। इसे सैलरी और पेंशन का खर्च कम करने के अटेम्प्ट के रूप में देखा जा रहा है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार आर्मी ऑफिसर्स की सैलरी और पेंशन पर पैसे बचाना चाह रही है और इसलिए इनकी ट्रूप स्ट्रेंथ कम करने का प्लान। विनय नारवाल की बहन ने हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के आगे रोते हुए कहा कि उनके भाई 1.5 घंटे तक जिंदा थे। अगर वहां आर्मी होती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं आया, वहां कोई नहीं आया। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे। कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई પોલીસ નહીં। જેને મોટા મોટા નેતા આવે કોઈ વીઆઈપી માટે પાછળ કેટલી ગાડી પર હેલિકોપ્ટર गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं। कश्मीरी पंडित अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए 300 से ज्यादा दिन तक स्ट्राइक पर बैठे रहे, लेकिन कोई खबर तक नहीं आई। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी सेठ और उनके परिवार के लिए हाईएस्ट लेवल का Z+ सिक्योरिटी कवर है। इसमें कुल 55 सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जिनमें से 10 से ज्यादा हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकेश के बेटे अनंत की घड़ी की कीमत 60 करोड़ से ज्यादा की है। नीता अंबानी की नेकलेस की कीमत 500 करोड़ की है। शादी में खर्च हुआ 5,000 करोड़ से ज्यादा, लेकिन सिक्योरिटी में इन्हें चाहिए सरकारी खर्चे पर ट्रेन किए गए हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज, हम लोगों के टैक्स के पैसे पर ट्रेन किए गए NSG कमांडोज। गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। इनके सेठ और देश के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को यहां पर Y+ Z+ सिक्योरिटी कवर्स मिल रहे हैं। मुझे मुकेश अंबानी और सेलिब्रिटीज के सिक्योरिटी कवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आम लोगों को क्या मिल रहा है यहां पर। अब कुछ लोग कहेंगे कि VIP नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स देश के लिए जरूरी है, इसलिए उनके लिए ज्यादा सिक्योरिटी कवर जस्टिफाइड है। लेकिन पहलगाम में जो आम इंसान मारे गए वो भी तो अपने परिवार के लिए उतने ही जरूरी है ना। उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके माँ बाप के लिए तो वही दुनिया है। सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों की ही जान इतनी सस्ती क्यों है? कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कभी भगदड़ में, कभी होर्डिंग गिर जाती है तो कभी पुल टूट जाता है, कभी किसी की पोर्श या लैम्बोर्गिनी गाड़ी के नीचे आके मारे जाते हैं या सड़क पर मैनहोल में गिर जाते हैं, तो कभी आतंकी हमले में मारे जाते हैं। आम लोगों की सिक्योरिटी की बात हो तो सरकार आर्मी ट्रूप्स के सैलरी और पेंशन की चिंता करने लगती है। अलग अलग स्टेट्स की पुलिस को ही देख लीजिए, कितनी ओवरवर्क्ड है।
बार बार पुराने वीडियोस में मैंने इसकी बात करी है। पुलिस की संख्या डबल करने की जरूरत है देश में। पुलिस को ज्यादा ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है ताकि देश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो सके, देश के लोगों को सुरक्षा मिल सके। लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का तो इस नए भारत में इतना बड़ा मजाक बन गया है कि क्या ही बताऊं। हर दूसरे दिन एक नया वीडियो सामने आता है, सड़क पर किसी को मारा पीटा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं करती। गुंडे आकर किसी स्टूडियो को तोड़ चले जाते हैं तो कभी किसी रेस्टोरेंट को, पुलिस वहां देखती रहती है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि इस आतंकी हमले के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छी बात है, पकड़िए उन्हें, जल्दी से सजा दीजिए। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह है कि क्या आपकी सरकार के पास कोई भी सोल्यूशन है ऐसे आतंकी हमलों को रोकने का? क्या आपकी सरकार अश्योरेंस दे सकती है कि फिर ऐसा कोई आतंकी हमला नहीं होगा फ्यूचर में? सलमान खान को अश्योरेंस देने के लिए तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे खुद सलमान के घर चले गए थे, लेकिन आम लोगों को ऐसी अश्योरेंस कौन देगा? बात यहां यह है दोस्तों कि कोई सरकार यहां इतनी जहमत क्यों उठाएगी किसी सोल्यूशन के लिए, जब गोदी मीडिया के जरिए सरकार के सभी फेलियर्स को अचीवमेंट्स के तौर पर दिखाया जा रहा है। टीवी पर क्या चल रहा है? सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ भारत लौट रहे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर ही बुलाई बैठक। इन थंबनेल्स को देखिए, गुस्से में मोदी, ऑर्डर से पूरी दुनिया हैरान, सेना को दे डाली खुली छूट, ठोकना शुरू। जो ब्रेन वॉश लोग इस सब में यकीन करते हैं, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में अलग ही दुनिया बना रखी है। एक ऐसी दुनिया जहां पर धरती मोदी के अराउंड चक्कर लगाती है। खैर, अपने मुद्दे पर वापस आए। जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस अटैक को अंजाम देने वाले जानवर हैं, इनह्यूमन हैं, कंटेम्प्ट के लायक हैं। उनकी निंदा करने के लिए कोई शब्द काफी नहीं। उन्होंने विक्टिम्स के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। कश्मीर में लोगों ने शोक मनाने के लिए बंद लगाया। किसी ने एकता दिखाने के लिए मार्च की तो किसी ने कैंडल लाइट मार्च निकाली। कश्मीर के बाहर जमायत उलेमा ए हिंद जैसी प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने टेरर अटैक को कंडेम किया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के समय 5.5 लाख मस्जिदों से स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैसेज दिया जाएगा। विक्टिम्स के लिए प्रार्थना की जाएगी। भारत के बाहर यूएई, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और कतर जैसे कई सारे मुस्लिम देशों ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। देश के आम मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना विरोध जताया है। यह अच्छी बात है कि लोग आपस में रिलीजन के नाम पर ना बटें और इस तरह आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करें, क्योंकि ये सभी आतंकवादी यही तो चाहते हैं कि भारत में धार्मिक नफरत फैले, लोग एक दूसरे से लड़े और हमारा देश टूट जाए। लेकिन क्या कोई भी देशभक्त ऐसा चाह सकता है? कभी भी नहीं। कोई भी देशभक्त यही चाहेगा कि मेरा देश मजबूत रहे, अखंड रहे। देशभक्त तो एक ही नारा बोलेंगे, भारतीय एकता जिंदाबाद। आप भी इस यूनिटी के संदेश को कमेंट्स में लिखिए अगर आप इससे एग्री करते हैं तो। मुझे बस ये बात नहीं समझ में आती कि बीजेपी वालों को इस नारे से इतना करंट क्यों लग जाता है। मैं चैलेंज देता हूं सभी बीजेपी के नेताओं को, अपने सोशल मीडिया पर लिखकर दिखाओ, भारतीय एकता जिंदाबाद। मुझे लगता नहीं कि इनमें से ज्यादा नेता ये लिखने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि इन फर्जी राष्ट्रवादियों को नफरत फैलाने से फुर्सत मिले तभी तो राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे ये। मृतकों की अस्थियां ठंडी भी नहीं हुई थी कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल ने यह बेहद ही भद्दा पोस्ट किया। एक गिबली स्टाइल इमेज जिस पर कैप्शन लिखते हैं, धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। इंडिया टुडे की पत्रकार प्रीति चौधरी ने इस पर तंज कसते हुए कुछ ऐसा लिखा कि किसी ट्रेजेडी का फायदा उठाने के लिए कोई समय ज्यादा जल्दी नहीं है। इस पोस्ट से दो बातें साफ दिखती हैं। पहला यह कि जातिवादी अत्याचारों को लेकर ये कभी कोई समाधान नहीं करने वाले, क्योंकि समाधान निकालने के लिए समस्या को स्वीकार करना पड़ता है। इनसे जरा पूछकर देखो कि आज तक कितने ब्राह्मण, राजपूत या बनियों की बारात में उन्हें घोड़ी पर बैठने से रोका गया है। हमेशा दलितों को ही क्यों मारा पीटा जाता है, इसको लेकर इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जाति देखकर ही मारा जाता है ना। दूसरी बात इस पोस्ट से पता चलती है कि बीजेपी वाले देश में धार्मिक नफरत फैलाते रहेंगे। ये आतंकवादियों का जो एजेंडा है देश को तोड़ने का, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने का, देश को सिविल वॉर की कगार पर ले जाने का, यही एजेंडा बीजेपी के लोग भी फॉलो करते हैं। चारों तरफ आप इन लोगों की पोस्ट देखोगे सोशल मीडिया पर, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स। ये चाहते हैं सभी हिंदुओं के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के मुसलमानों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये चाहते हैं सभी मुसलमानों के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के हिंदुओं से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे।
ये सब सिर्फ इसलिए ताकि आप इन्हें डर के मारे वोट दो। यही कारण है दोस्तों कि 2014 के बाद से परपेचुअली हिंदू खतरे में रहा है। चारों दिशाओं से साल भर साल, महीने भर महीने यही हिंदू खतरे में है का नैरेटिव आपको सुनाया जाता है। हैरान हो जाएंगे, इस रिपोर्ट के मुताबिक The Muslim population has gone up by 43+%. 43% बढ़ी है। The Hindu population has gone down in an equal period by 7.82%. 8% कम हुई है। Think about this. It's crazy. एक साजिश चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जबकि 2014 से पहले इसकी आपको कोई बात भी कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये देश में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। और बीजेपी के जैसे ही कट्टरपंथी नफरती एलिमेंट्स मुसलमानों में भी हैं दूसरी साइड पर। ऐसे मुसलमानों को आप यहां देख सकते हो, जब हमले की खबर आती है पोस्ट पर ये हंसने वाले रिएक्शन देते हैं। ये लोग चाहे सुधरे या ना सुधरे, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, आप जो आम हिंदू, आम मुस्लिम, आम सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, राजपूत हो या दलित हो, चाहे हरियाणवी हो या मराठी हो, एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि हिंसा चाहे धर्म, जाति, भाषा या किसी भी और आधार पर हो, हिंसा चाहे जो भी करे, हर एक हिंसा की किसी अगर मगर के बिना आलोचना करें। चाहे वो पहलगाम का आतंकी हमला हो या पैलेस्तीन में लोगों का मारे जाना, चाहे वो जातिवाद के नाम पर हिंसा हो या मराठी ना बोलने पर, कन्नडा ना बोलने पर लोगों को मारा पीटा जाना हो, हर एक हिंसा हमारे देश में दीमक की तरह है। नफरती आतंकी लोग आप लोगों को भड़काएंगे कि उन लोगों ने ये किया वो किया, लेकिन भड़कना नहीं है। ये अस वर्सेस देम, यानी हम लोग वर्सेस वो लोग। इस जहरीले प्रोपेगेंडा से बाहर निकलना है। हम भारत के लोग, हमारी डिमांड है कि इन सभी क्रिमिनल एलिमेंट्स, टेरर एलिमेंट्स को जेल में डाल दिया जाए, इन्हें सजा दी जाए। और जो बाकी लोग हैं, हमें साथ में रहना है, देश में शांति और तरक्की लेकर आनी है। इसलिए जोर से कहिए, भारतीय एकता जिंदाबाद। इस आतंकी विचारधारा के खिलाफ, देश को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय एकता जिंदाबाद। जय हिंद। ले जी दोस्तों, सबसे पहले तो फरहान साहब मैं चाहूँगा हम तीनों एक बार क्लैप करें इस लड़के के लिए, ध्रुव राठी। मैं अब पाकिस्तानी हूँ, लेकिन ये कोई आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, ये दिल से क्लैप है। जिस तरह उसने सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया 20 मिनट के अंदर, जिस तरह उसने चीज़ें बताई, बहुत कमाल का पैगाम दिया है, जो इंडियन नहीं, पाकिस्तानी नहीं, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सब के लिए एक सोचने की बात है। ये एक बहुत बड़ी बात की। अब आते हैं जरा वीडियो की तरफ। ध्रुव ने बहुत अच्छे क्वेश्चन इरेज किए हैं, जिसमें उन्होंने ये बार बार बात की है कि इंडियन मीडिया, बेसिकली इंडिया में जो सबसे बड़ा बीजेपी ने यूज किया ना, वो किया मीडिया का। फरहान देखें, उनका जो मीडिया है, उसकी गुफ्तगू, उनका अंदाज। अब देखें अर्नब गोस्वामी की जिस तरह उन्होंने बात की, हम तो हंसते हैं उनको देख के। अपनी सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो क्या बोल रहा है, और वो कह रहा है कि जंग छेड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, जो उसका अंदाज होता है। हैरानी भी होती, कोई भी शख्स मीडिया पे बैठ के जितना मर्जी बड़ा एंकर हो, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं कोई इस तरह इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सके। वो तभी करता है जब उसके पीछे किसी का हाथ होता है, और जब गवर्नमेंट ही आपके साथ हो तो फिर आपको काहे की टेंशन है, ठीक है। तो ये इंडियन मीडिया जो है वो जो नफरत फैलाता रहता है, और वही नफरत फिर वो कट्टरपंथी वाले वो जो लोग हैं उनके जहनों में भरती रहती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ही रेज किया ध्रुव ने कि अपनी गवर्नमेंट से ये पूछा क्यों नहीं जा रहा कि 2014 से बीजेपी वहाँ पे सत्ता में है, हुकूमत में है, वो वहाँ पे राज कर रही है, तो क्या वजह है कि बार बार ये जो हमले हैं, ये अटैक होते रहते हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा? जबकि उनका तो प्लान ही ये था, वो तो आए ही इसी नैरेटिव पे थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट और इन टेररिज्म के अगेंस्ट आए थे, और टेररिज्म को वो हमेशा जोड़ते हैं पाकिस्तान के साथ। तो क्या वजह है? 11वां साल ये जा रहा है, ठीक है, और अभी तक वही, और क्यों अभी तक उन्होंने इन चीज़ों से निपटा नहीं है? नंबर 1 इज दिस के इंडियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाता इस बात का। नंबर 2, अब आते हैं उस वाकये की तरफ। अब ध्रुव ने जो ये बात की शुरू में कि जो अटैक हुआ है, और उसमें हत्ता कि मैं हैरान हूँ, इंडियन जो गवर्नमेंट ने जो हरकतें की हैं, उसमें एक चीज़ ध्रुव ने भी यही सेम उसको रिपीट किया है कि आप पहलगाम अटैक की बात कर रहे हो, उन सारी चीज़ों की बात कर रहे हो, आपने भी कहा कि वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने ये किया वो किया, सबूत कहाँ है? वेयर इज एविडेंस? पुलवामा का अटैक होता है, उसमें भी कोई एविडेंस नहीं, इल्जाम फौरन से पाकिस्तान पे। ये पहलगाम अटैक को हुए 10 मिनट नहीं हुए थे, ये पोस्ट मौजूद है, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर ले। 10 मिनट बाद जितने भी RSS के, जितने भी रा के, जितने भी बीजेपी के अकाउंट से, उनसे ये पोस्टेज होना शुरू हो जाती हैं, जैसे पहले से ये रेडी थी, हो जाती हैं कि ये पाकिस्तान ने ये कर दिया। भाई 10 मिनट के आपको इन्वेस्टिगेशन करते हो, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? एक ऐसी जगह
पहलगाम में, जहाँ पे कश्मीरी ये बता रहे हैं, भाई सोशल मीडिया का दौर है ना, उनकी भी तो वीडियोस मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि हमें उस जगह पे जाने के लिए 8 जगह पे हमारी सिक्योरिटी चेक की जाती है, चेकिंग होती है, जो वहाँ के लोकल्स हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? कश्मीर में 9 लाख के करीब आपने अपने फौजी रखे हुए हैं, और वहाँ पे एक ऐसी जगह पे ये टेररिस्ट अटैक कैसे हो सकता है? कैसे वो लोग पहुंच सकते हैं वहां पे जहां पे इतनी चेकिंग हो? सही बात। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ तो काला है ना। फिर सबूत कहाँ पे है? कौन सा ऐसा सबूत अभी तक मीडिया पे लाया गया, इंटरनेशनली दिखाया गया है? हमें ना दिखाओ, हमें तो आप लोग समझते ही पाकिस्तान को कि ये तो ये है वो है, बुरा भला समझते हो। इंटरनेशनल मीडिया को तो दिखाओ। अब जितने भी भारतीय जो इंडियन मीडिया को फॉलो करके इस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं, भाई एक बार इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स तो चेक करो। आप बार बार ट्रंप की बात करो, ट्रंप से क्वेश्चन हुआ तो उसने तो वाजे ये बोल दिया कि पाकिस्तान भी मेरा दोस्त है, इंडिया भी मेरा दोस्त है, मैं चाहता हूँ आपस में मिल बांट के इस सारे मुद्दे को सॉल्व कर लें। क्योंकि ट्रंप भी पागल नहीं है, वो अमेरिका है, सुपर पावर है, बड़ी नज़र होती है उसकी। अगर तो वाकई ये पाकिस्तान ने किया होता तो क्या वो इंडिया के साथ खड़ा ना होता? लेकिन इंडियन मीडिया अपने न्यूज़ चैनल पे मुसलसल यही दिखा रहा है कि पूरी दुनिया ने इंडिया का साथ दे दिया, पाकिस्तान अकेला रह गया, ये हो गया। क्या ये सब, क्या आप क्या कर रहे हो? अपने मुल्क को खुद तोड़ रहे हो, खुद ही अपने लोगों के साथ बुरा कर रहे हो, ये झूठ फैला फैला के। क्योंकि जो भी इमारत झूठ की बुनियाद पे खड़ी होती है वो टिकती नहीं है ज़्यादा देर तक। ये सारा इंसिडेंट होता है, ये सब कुछ होता है, वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, अटैक हो जाता है इतनी सिक्योरिटी के बावजूद, लेकिन फिर भी आप लोग फ़ौरन से पाकिस्तान पे डाल देते। तो फिर ये तो आपका फेलियर हुआ। बिल्कुल, फिर तो ये तो आपका फेलियर है। अगर पाकिस्तान को आप अपना दुश्मन समझते हैं तो दुश्मन की साइड से तो बंदा बड़ा मोहतात रहता है। ध्रुव ने बीच में ये भी एक बात की, फरहान, कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, इंटेलिजेंस को पता था ये। तो भाई फिर तो बड़ा फेलियर हुआ ना, फिर तो डिजास्टर है कि पता होने के बावजूद भी हमला हो गया। मुझे एक चीज का पता ना हो और इस तरह हमला हो जाए तो वो तो समझ में आएगा कि यार मुझे पता नहीं लगा, मैंने, मेरी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, मुझे पता है कि हमला होने वाला है, फिर भी मैं अपनी सेफ्टी ना कर पाऊं। तो भाई दिस इज, ये तो एक फनी बात है, डिजास्टर है। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके सिक्योरिटी के इदारों के वास्ते कि वो इतने नालायक हैं, उनको इतना भी नहीं वो कर सकते कि अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत कर सके। और तीसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूं, ये सब कुछ हो रहा है कश्मीर में, मोस्टली ये वाकयात हैं कश्मीर के वाली साइड पे हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। यूएनओ की जितनी भी करारदादें आई हैं उन सब में ये चीज़ वाजे लिखी हुई है कि कश्मीर जो है ये एक मुतनाज़े स्टेट है, डिस्प्यूट स्टेट है ये। ओके, तो कश्मीर को लेके ये सब कुछ ही क्यों होता है, मुंबई या कहीं और क्यों नहीं? मैं ये नहीं कह रहा, इट डजंट मीन कि खुदा न करे कि यहाँ पे ये सब हो। सब इंसानों की जान बहुत कीमती है, वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, हिंदू हो, मुसलमान, जो कोई भी हो। लेकिन कश्मीर वाली साइड पे ही क्यों होता है? और हमेशा कश्मीर के अंदर ये सब कुछ करके, कश्मीर में अपनी फ़ौजों को बढ़ा के, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम डाल के ये सब कुछ करने की कोशिश क्यों है? इसके ऊपर एक बार सोचिएगा। और कश्मीर एक डिस्प्यूट स्टेट है, एक मुतनाज़ स्टेट है, कश्मीर के ऊपर डिसीजन होना है। इंडिया वाले मकबूजा कश्मीर को जो हम हमेशा नाम ही ये लेते हैं मकबूजा कश्मीर, जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है इंडिया ने। पाकिस्तान का वो कहते हैं पीओके हम लेंगे, पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो लोग जो बोलते हैं, भाई मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं, पाकिस्तान का जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वहां पे आके आप खुली आज़ाद राय ले लें वहां के लोकल से। अगर वो लोग ये ना कहें कि हम पाकिस्तान के साथ खुश हैं, पाकिस्तान के अंदर से मूवमेंट उठाने वाले हम होंगे खुद, लेकिन मकबूजा कश्मीर वाले इंडियन से खुश नहीं हैं। ये वाजे चीजें सामने आती हैं, मुसलसल आ रही हैं। वगरना क्या जरूरत है 9 लाख फौज वहां पे हो आपकी? क्यों? कोई तो मसला है। आज़ाद कश्मीर में पीओके में तो पाकिस्तान आर्मी है ही नहीं, वो तो बॉर्डर पे जितनी है यानी कि एक नॉर्मल रूटीन में होती है उतनी है। इंडिया के वो जो मकबूजा कश्मीर वाली साइड है, जम्मू वाली साइड है, श्रीनगर में क्यों कर्फ्यू है? क्यों इतने हालात वहां पे ऐसे हैं? कोई तो फिर बात है। इसका मतलब है कि वहां पे मुसल्लत किया जा रहा है, वहां के लोगों को उनकी जमीन उनसे छीनी जा रही है। आप माने या ना माने, यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन में ये करारदादें मंजूर, ये बिल पास हुए हुए हैं, ये उनकी करारदादें पड़ी हैं कि कश्मीरियों को एक खुद से एक आज़ाद रियासत होने का उनको ये चॉइस दी जाए कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं, तो ये उनको दी जानी चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं पूछा जाता? इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं जवाब देते? हर चीज़ पाकिस्तान पे डाल दो। और फिर वही बात, ये जो इतनी सारी पोस्टेज, जो इतनी सारी बातें आप दिखा रहे हो, ये पाकिस्तानी उनके स्केच आ गए, ये हो गया, वो हो गया, सबूत कहाँ पे? ये सिर्फ इंडियन मीडिया की मन घड़त बातें जो प्लान के साथ किए जाते हैं। और इसी
आधार के ऊपर, इसी बेस के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट जो कि बीजेपी है वो बार बार हुकूमत में आती है। क्यों आती है? उनको पता है यही एक सबसे बड़ा हमारा कार्ड है जो हम खेलेंगे और हमारे मुल्क के अंदर हिंदुत्व को जन्म देंगे, आग लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलेंगे, पाकिस्तान कार्ड खेलेंगे, हिंदू मुस्लिम ये कार्ड। आपके अपने लोग उठा रहे हैं ना सवाल इसके ऊपर, ध्रुव ने सवाल उठाया है ना, अपने लोग हैं, हमारे तो नहीं है, वो भी ये चीज़ महसूस कर रहे हैं ना, शऊर वाले लोग हर जगह पे हैं, वो भी ये फील कर रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेले जाते हैं आपस में लड़वाने के लिए। मैं तो फिर बोलता रहूँगा, फरहान अब आप बताइए। जी, इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, देखें हम ये समझते हैं कि कोई इंसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बात की बात है, कोई भी इंसान उसकी जान बहुत कीमती है। वो दुनिया के किसी भी खित्ते में वो कहीं भी रह रहा हो, सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं। आपने 10-11 सालों के जितने अटैक्स बताए हम सब की मजम्मत करते हैं। एक मिनट यहीं पे रुकना, मजम्मत की बात की, ये भी मुझे दुख हुआ ध्रुव, हता कि एक बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि यार ये हक की बात करता है। तो ध्रुव जी, आपने UAE, सऊदी अरब, कतर, ये मुस्लिम देशों का बताया कि इन्होंने मुजामत किया, शायद आपने पाकिस्तान का रिएक्शन नोट नहीं किया या इंडियन मीडिया आपको दिखाता नहीं है, क्योंकि वहां पे तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अकाउंट भी बैन कर दिए गए हैं फौरन से। तो पाकिस्तान ने जैसे ये अटैक हुआ उसके जैसे ये न्यूज़ निकली है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस से फौरन से एक पैगाम शाया हुआ जिसमें वाज़े अल्फाज में मुजम्मत की गई है, इसको इस अटैक के ऊपर कंडेम किया गया। और उसके बाद फिर ऑफिशियली हमारे मीडिया चैनल से हमारे देश के हर एक लीडर ने, जो भी लोग मीडिया में, सब ने इसकी मुजम्मत की है। तो आपने सऊदी अरब, कतर, इन सब लोगों का जिक्र तो बहुत खुशी से किया, दैट्स गुड। पाकिस्तान भी एक इस्लामिक स्टेट है और यहाँ से भी मुजम्मत की गई है, वो भी आपको करना चाहिए था। ओके फरहान। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो ये कि हमने कहा कि हम मुजम्मत करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि एक जान बड़ी कीमती है, वो कोई भी हो, ये मजहब से इस चीज़ को नहीं जोड़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, बाकी तारीख से, वाक़यात से हमें सीखना चाहिए। अब दोनों तरफ देखें, सबसे पहली बात तो ये है, देखिए वो जो मसला हुआ है वहाँ पर, वो जो हमला हुआ है, अब उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन लोगों ने किया। आप थोड़ी देर में ये सुना देते हैं फैसला कि जनाब ये पाकिस्तान ने किया है। देखिए पूरी दुनिया में आप ये आवाज़ कहीं भी उठाएंगे, कोई भी इस चीज़ को नहीं मानेगा, क्योंकि दुनिया, आप देखें, आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हर चीज़ में आप माशाल्लाह बहुत आगे जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारी ये, हम इसको खामी समझते हैं कि हम उसमें पीछे रह गए। आपको हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप इस चीज़ में हमसे आगे जा रहे हैं, लेकिन बात ये है कुछ अकल का सहारा भी लें कि जब आप किसी पर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब देखें, पाकिस्तान ने फ़ौरन अपनी इसके ऊपर कह लें कि पॉलिसी बताई कि भाई हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम आपको कहते हैं कि इस पर गैर जानिबदार तहकीकात करवाएं। ताउन का उन्होंने कहा, बिल्कुल ताउन का भी कहा। तो बात यह है कि अब वो तहकीकात आप करवाएं और उसके बाद जो भी उस पर कसूरवार है उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। देखें बात यह कि सेम ऐसे ही था ना, जब पुलवामा अटैक हुआ, उस पर शोर मचा, जब 2019 में हालात ख़राब हुए, जब पायलट भी आया, अभिनंदन को पाकिस्तानियों ने मार गिराया, टी वॉज फंटेस्टिक, ये वाला डायलॉग जब क्रिएट हुआ और इसने बड़ा ये सब कुछ हुआ, तो आपको याद होगा ना, तब भी पुलवामा अटैक पे कितनी बातें, अब हम इस पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद वो कहाँ गई? पुलवामा की जो जितनी तहकीकात थी वो कहाँ है? कहाँ गए वो सबूत? कहाँ गए जो पाकिस्तान को हम ये दिखाएंगे, बताएंगे? कहाँ गए सबूत? खत्म होगी बात। उससे जो उन्होंने मफाद हासिल करना था, करने वालों ने, वो उन्होंने लिए, दैट्स इट। वैसे ही पहलगाम के ऊपर आते ही आपने पाकिस्तान पे इल्जाम, सबूत कहाँ है? फौरन से आपने इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर दिया, जो कि एक थर्ड पर्सन यानी कि आलमी बैंक के थ्रू ये मुआहिदा हुआ था, जिसमें दोनों मुल्क जब तक बाहमी रजामंदी यानी कि दोनों मिल के इसको खत्म कर सकते हैं, एक फरीक अकेले से खुद से खत्म नहीं कर सकता। आप पानी रोक रहे हैं, क्या ये कौन सी मर्दानगी है? ये कौन सी बहादुरी है? ये क्या है? ऐसा ही है, बिल्कुल। तो इसलिए बात, ये सबसे पहली बात तो इस पे तहकीकात होनी चाहिए। उसके बाद अब बात यह है कि जिस तरह आपने खुद इशारा किया कि मोदी साहब के जो उसकी इनकी हिस्ट्री है, वो हमेशा कह लें कि दहशतगर्दी को प्रमोट करते रहे हैं। वो सिखों का मामला हो, देख लें कैनेडा तक कह रहा है कि मोदी साहब इसमें जिम्मेदार हैं, वहाँ पे उनके जो सिख रहनुमा हैं उनको कत्ल करवाने की कोशिश की गई है और कुछ मुल्कों में कत्ल करवाया भी गया। तो बात यह है कि भाई सबसे पहली बात यह है कि अपनी जो आपकी हरकतें हैं मोदी साहब, आपको वो ठीक करनी पड़ेंगी। अब आप अपने मुल्क में भी देखें, अकलियतें वहाँ पे महफूज नहीं है। आप उनको देखें, ना मुस्लिम को आप प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ना आप ईसाइयों को कर पा रहे हैं, ना सिखों को कर रहे हैं। सिखों की आवाज़ है ना खालिस्तान की। मोदी साहब का आपने ये किया ना जिक्र, आपको अच्छा जो भी हकायक हैं, वो एक शेर है बड़ा प्यारा फरहान की, 1000 कुर्ब हो फितरत बदल नहीं सकती, दयारे कूफा भी है करबला के रास्ते में। सो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। मोदी जी की हिस्ट्री देखिए, सन 2002 में अमेरिका ने मोदी जी को बाकायदा दहशतगर्द करार
दिया गया। उनका अमेरिका में एंट्री बंद थी। क्यों? गुजरात वाला इंसिडेंट जहाँ पे 2000 से ज्यादा मुसलमानों को ज़िबा किया गया था और इसको गुजरात का कसाई कहा जाता था। तो इंसान की जो तारीख होती है ना, वो कहीं ना कहीं उसके साथ चलती रहती है। उसके अंदर का जो भेड़िया होता है वो कभी भी मरता नहीं। साइमा जी, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे खुशी इस बात की हुई है कि उस बंदे ने जो भी, हालांकि वो इंडियन लड़का है, ध्रुव राठी, बड़े इंसाफ की बात उसने की है। उसने ये नहीं कहा है कि पाकिस्तानी गलत है या पाकिस्तान गलत है, उसने सबका नाम लिया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब उसने ये कहा है कि भाई हमारा कसूर है। अब मुझे बताएं कि इतनी आप बता रहे हैं कि चेकिंग है वहाँ पे, उसके बावजूद, इतनी चेकिंग के बावजूद वो लोग कैसे अंदर आ गए? क्या आप लोगों को पता नहीं था कि वो पाकिस्तानी है? क्या आप लोगों को पता नहीं था कि वो इंडियन है? क्या आपको पता नहीं था कि वो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं? किस तरह ये सब कुछ हुआ? फिर किस तरह आप इल्जाम दे रहे हैं पाकिस्तान को? जी पाकिस्तानी थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। जी दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगेन बोलूंगा कि ये बातें बिल्कुल भी हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तानी हैं। मैं ध्रुव राठी को हम देखते भी इसलिए क्योंकि ये लड़का हमें गैर जानिबदार लगता है, इंसाफ की बात, इसकी बात अच्छी लगती है, हक के साथ खड़ा होता है, अपने लोगों पे सवाल उठाता है। हाँ। ये हमें बात इसकी अच्छी लगती है। हमारे भी बहुत सारे लोग हैं जो कट्टरपंथी वाली बातें ये इस तरह, हम उनकी वीडियो पे रिएक्शन नहीं देते। हम आपके बंदे को इंतखाब करते हैं ताकि उसकी जो राइट की बात कर रहा है। बाकी साइमा ने जिस तरह बात की, फरहान ने बात की, मैंने भी की, और इंडियन लोग भी बात कर रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है। कश्मीरी ये बात कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है इतनी सिक्योरिटी के बावजूद लोग वो टेररिस्ट वहां पे पहुंच गए। तो इस एक बात के साथ मैं वाइंड अप कर रहा हूं कि घर का भेदी लंका ढाए। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखिएगा। मन करे तो मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।